नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी बेसिक गणित की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम पढ़ेंगे पक्षांतर के नियम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पक्षांतर के नियम। लगभग हमारे सभी साथियों ने ये शब्द सुना होगा पक्षांतर। अगर नहीं सुना हो जिन भी साथियों ने, वो आज सुन लें और समझ लेंगे कि क्या होता है पक्षांतर। तो देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी समीकरण अगर दिया हुआ है, मान लीजिए मान लीजिए कोई समीकरण दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ये कोई समीकरण दिया हुआ है। तो जब ये बराबर का जो चिन्ह है इस समीकरण में, इसमें तो कोई भी पद या कोई भी संख्या बराबर चिन्ह के इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए तो उस क्रिया को कहते हैं दोस्तों पक्षांतर। क्या कहते हैं? पक्षांतर। जैसे ये 15 है, ये बराबर के इधर ले जाना है तो इसका पक्षांतर हो गया। ऐसे इधर से मान लीजिए 3x को इधर लाना है तो ये 3 का बराबर के इधर लाएंगे तो पक्षांतर हो गया। मतलब बराबर की या तो इधर से इधर आ जाए या बराबर के इधर से इधर आ जाए कोई संख्या या पद, तो उसका बोलते हैं पक्षांतर हो गया। और जब पक्षांतर होता है तो इसमें किस प्रकार के चिन्हों के नियम कैसे लगते हैं, चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं, वो नियम हम आगे 4 नियमों में पढ़ेंगे। उससे पहले छोटी छोटी 3 बातें हैं जिनको हम सीखते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, क्या हैं वो 3 बातें। तो देखिए दोस्तों, पक्षांतर से पहले ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम एक एक से समझेंगे। मामूली सी बातें हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है वो साथ ही भी सीख लेंगे। वैसे बहुत छोटी छोटी बातें सभी को पता होगा। पहली बात, किसी भी संख्या के गुणा में तथा भाग में एक हमेशा होता है। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण ले लीजिए, ये 5 है तो 5 में गुणा में एक हमेशा रहता है, क्योंकि 5 गुणा 1 करेंगे तो भी 5 ही है। या फिर 5 के भाग में एक, 5 में 1 का भाग देंगे तो भी 5, यही है। ऐसे कोई संख्या मान लीजिए x है तो x में गुणा 1 का कर दें तब भी x ही होगा, x में 1 का भाग दे दें तब भी x ही होगा। तो यहाँ से स्पष्ट समझ में आ गया दोस्तों कि किसी भी संख्या में एक गुणा के रूप में या एक भाग के रूप में हमेशा रहता है, वो माना ही जाता है, ये रहता ही है। इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है। भाग में जब जरूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगी तो उस एक को यहाँ लिख लेंगे, या भाग में भी जरूरत पड़ेगी तो भाग में भी लिख लेंगे। किसी भी संख्या में एक्स के गुणा में एक जब जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं लिखते, क्योंकि उसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जब दो संख्याएं कोष्ठकों में लिखी होती हैं, कोष्ठकों में जब एक संख्या लिखी हो उसी के बगल में दूसरे कोष्ठक में दूसरी संख्या लिखी हो, किसी एक कोष्ठक में एक संख्या, उसी के बगल में दूसरे कोष्ठक में कोई दूसरी संख्या लिखी होती है, तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, दो संख्याएं कोष्ठक में लिखी होंगी और उनमें चिन्ह नहीं दिखा होगा। जैसे मान लीजिए 4x लिखा हुआ है, मान लीजिए y भी लिखा हुआ है, ये 3 संख्याएं होगी, एक 4 हो गए, एक x एक y। तो 4 और x, इस 4 को तो संख्या कोष्ठक में लिखें या ना लिखें अलग से दिख रही है, ये तो संख्या है। ये x और 4 के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा दोस्तों, यहाँ तो क्या चिन्ह है? गुणा का, तो 4 गुणा x लिख सकते हैं। और x और y आपस में दोनों कोष्ठक में, x भी कोष्ठक में y भी कोष्ठक में, तो इन दोनों के बीच में भी काय का चिन्ह है दोस्तों? गुणा का चिन्ह है। ऐसे कहीं लिखा हो px, तो px का मतलब क्या हुआ? p गुणा x। ठीक दोस्तों, ये तो कोष्ठक वाली ये बात होगी गुणा। ऐसे ही आप समीकरण कहीं हल करेंगे तो वहां जैसे p ऑफ x जो होता है, ये अलग बात होती है। p ऑफ x, ये कोष्ठक वाला x नहीं, ये दिखा रहा है कि p कोई समीकरण है x के रूप का, p किसी समीकरण का नाम दिया गया x के रूप का। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए px ऐसे है, ये बराबर के दोनों दिख रहे हैं अक्षर, बराबर के दोनों अक्षर है, तो मतलब p और x दोनों एक दूसरे के गुणा में है, ये p ऑफ x पढ़ा जाएगा, ये p गुणा x है। ठीक दोस्तों, ये p ऑफ x का मतलब होता है p कोई एक समीकरण का नाम है जिसका x के रूप में, ये ऐसे हो सकता है x² + 3x + 5,
ये पी ऑफ एक्स एक समीकरण ऐसा हो सकता है बराबर कुछ भी 0 हो 5 हो 7 हो, ऐसे होगा पी ऑफ एक्स जिसमें एक्स छोटा दिखेगा। और ये पी गुणा एक्स ये बराबर के दोनों देखेंगे, पी और एक्स बराबर के देखेंगे तो ये दोनों राशियाँ आपस में गुणा में होती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या करें, जब किन्हीं संख्याओं या राशियों के बीच कोई चिन्ह न दिख रहा हो तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है। मान लीजिए कहीं लिखा है, उदाहरण ले लीजिए इसका 5xy। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक संख्या 5 है, एक x है, एक y है, 3 है संख्याएं या राशियां का हैं। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, 5 और x बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, x और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये आपस में गुणा में हैं। ये बारीक बारीक बात है, इन्हें आप सभी दोस्त जानते होंगे, नहीं जानते तो आज सीख लीजिए। 5 गुणा x गुणा y। ऐसे कहीं दूसरा उदाहरण ले लीजिए दोस्तों, एक्स बाई जेड लिखा हुआ है, एक्स बाई जेड, इसका मतलब ये है दोस्तों एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ये तीनों मतलब आपस में गुणा में हैं। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई इंटू जेड, एक्स स्क्वायर बाई इंटू जेड, तो यहाँ भी दोस्तों गुणा में एक्स स्क्वायर गुणा बाई गुणा जेड। उम्मीद है कि दोस्तों ये बात आपको तीनों समझ में आई होंगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें बताना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि मैं बेसिक गणित पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से। जिसने गणित को कभी ना पढ़ा हो वो भी अगर शुरुआत करना चाहे अपने इस टॉपिक इस चैनल पर, तो ये 8 से 10 क्लास जो डली हुई हैं, ये आज 9वीं क्लास है। तो बेसिक से एक क्लास से लेकर 9वीं क्लास और 10, 11, 12 जितनी भी क्लास चलेंगी वहाँ तक देख लें बारीकी से, तो गणित को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और पक्षांतर के 4 नियम है, एक जोड़ का, एक घटाना का, एक गुणा का और भाग का। उन चारों नियम को बारी बारी से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए मिलते हैं। देखिए दोस्तों नियम पहला है प्लस की संख्या या धनात्मक संख्या के प्लस या धनात्मक संख्या बराबर के दूसरी ओर जाती है, बराबर के दूसरी ओर जा रही मतलब पक्षांतर हो रहा है, पक्ष का अंतर हो रहा है, मतलब इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आएगी। धनात्मक संख्या जब बराबर चिन्ह के दूसरी ओर जाती है तो वह है माइनस चिन्ह की या ऋणात्मक का है, ऋणात्मक हो जाती है। देखिए दोस्तों पहला नियम क्या कहता है, जब कोई धनात्मक संख्या या प्लस की संख्या बराबर चिन्ह के दूसरी ओर इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए तो वो ऋणात्मक हो जाती है। मतलब इसका ये हुआ कि उसका चिन्ह माइनस का हो जाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, कोई समीकरण लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 7, ये लिखा हुआ है कोई समीकरण है दोस्त। अब ये x वाला पद है, ये y वाला पद है, ये बिना x y वाला पद है, बराबर के इधर भी बिना x y वाला पद है। तो अपन ऐसा करेंगे कि जैसे 4 को अगर इधर भेज रहे हैं बिना x y वाला पद है तो एक साथ कर लीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक साथ करना ही है। मैं एक चिन्ह वाला नियम बता रहा हूँ कि धनात्मक संख्या होती है तो बराबर के दूसरी ओर जाने पर उसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। तो ये 4 के आगे धन का चिन्ह लगा हुआ मतलब धनात्मक संख्या है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये यथावत रहेगा 3x प्लस 4y। ये 4 इधर प्लस की है, बराबर के इधर जाएगी तो 7 तो पहले से लिखी है, 7 तो दोस्तों पहले से लिखी है। 4 बराबर के इधर आ रही है तो 4 के आगे प्लस का चिन्ह था तो 4 इधर आ गई तो काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो -4 हो जाएगा। अब इधर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 में से 4 घटाएं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। धन की संख्या थी 4, इधर आई तो ऋण की हो गई। ऐसे ही देख लीजिए, इसको इधर ले आए अगर कहीं 7 वाले को ले आना, 7 भी प्लस की ना, इसके आगे कोई चीज़ नहीं मतलब ये प्लस की है, बराबर के इधर लेके आए तो ये भी माइनस की हो जाएगी। कैसे दोस्तों, 3x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। अब जिस 7 को बराबर के इधर लाएंगे, 7 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। 3x प्लस 4y प्लस 4
ये माइनस का हो जाएगा 7, -7 इज इक्वल टू, इधर 7 जब बराबर के इधर आ गए तो इधर क्या बचा, 0। ठीक दोस्तों, 0 बचा। तो 7 और 4 ये दोनों संख्या हैं, एक 4 छोटी है 7 बड़ी है संख्यात्मक रूप से, ये प्लस की ये माइनस की, तो 7 में से 4 घट जाएगा और चिन्ह आएगा माइनस का। ये जो चिन्ह जोड़ घटाना के नियम में मैंने समझा दिया है आपको, आगे पिछली वीडियो में देख लेना। 3x प्लस 4y, अब ये 7 में से 4 घटेगा दोस्तों तो माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और उदाहरण इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कोई उदाहरण, अब हमें बिना एक्स वाई वाला नहीं, अब ये एक्स वाई वाला कोई पद ले जाना बराबर के इधर, मान लीजिए 4y को इधर ले जाना, क्योंकि 15y है इधर, तो y वाला एक तरफ कर लेते हैं पद, तो y वाला ये इधर ले जाएंगे तब चिन्ह इसका पलट जाएगा। तो ये क्या रहेगा, 3x बराबर चिन्ह 15y -4, ये पहले से लिखा हुआ है। इस ये प्लस का 4y है बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब ये बाई बाई वाले आपस में जोड़ घट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, मतलब ये धन का ये ऋण का है, तो इसमें से ये घट जाएगा। तो इधर तो 3x बचेगा अकेला, इधर क्या बचेगा, 15y में से 4y घटाएंगे तो 11y -4। अब इससे आगे तो दोस्तों कुछ घट नहीं पाएगा, तो ये इसका आंसर माना जाएगा। ऐसे ही एक्स वाले पद को भी उधर ले जा सकते हैं, या इधर से किसी पद को इधर लेके आ सकते हैं। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि अगर प्लस वाली संख्या है और बराबर के दूसरी तरफ जा रही, चाहे इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर आए, तो वो माइनस की हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका ये पहला नियम हो गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए दोस्तों नियम नंबर 2 क्या कहता है, ऋणात्मक संख्या जब बराबर चिन्ह के दूसरी ओर जाती है तो वह धनात्मक हो जाती है। कोई ऋण की संख्या है, बराबर चिन्ह के दूसरी ओर चाहे इधर से इधर आए तो वो धनात्मक हो जाएगी। जैसे ये है दोस्तों उदाहरण एक लिया अपन ने, इसमें माइनस की संख्या 5 है, बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों, प्लस की। 4x प्लस 3y बराबर चिन्ह लगा लिया, 15 पहले से लिखा था दोस्तों, ये 5 है, ये माइनस का है, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये ऋणात्मक हुई, तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगी, तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये अपना बचा 4x प्लस 3y बराबर 15 और 5 कितना होगा दोस्तों, 20। ये आपका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण दे लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ और लिख लें, ये लिख लीजिए 4x - 3y प्लस 4 बराबर 14y - 3। अब देखिए दोस्तों माइनस वाली संख्याओं को बराबर के इधर करें, यहाँ माइनस की संख्या एक तो ये है बराबर के इधर, एक ये है माइनस की संख्या 3, तो इन दोनों संख्याओं को एक साथ अपन घटा पक्षांतर करेंगे इनका, तो ये 4x हो गया, माइनस का 3y है, इसको इधर ले जाएंगे तो अभी इसको तो रहने दो, 4 को लिख लो प्लस का 4 बराबर इधर आ गए 14y पहले से लिखा हुआ है, और ये माइनस का 3 है, ये इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3y ये बराबर के इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर ले जा रहे हैं ना, बराबर के इधर ले जाएंगे इस लाइन में, तो ये प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 4x तो 4x ही लिखा रहेगा, यहाँ x वाला कोई पद है नहीं तो जोड़ घटा लेते। 4 और 3 बिना x वाली संख्या हैं तो 4 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये 14y पहले से था और ये 3y इधर माइनस का था, लेकिन बराबर चिन्ह के इधर ले गए तो प्लस का 3y हो गया दोस्तों, तो 14y प्लस 3y बराबर 17y हो गया। ये हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा। अब अगली कड़ी में गुणा का नियम पढ़ते हैं क्या है। तो नियम नंबर 3 दोस्तों गुणा के लिए तो क्या कहता है, गुणा वाली कोई संख्या या पद, तो गुणा वाली या गुणा में से, या फिर इसी को कहें
गुणा में से कोई पद जब बराबर चिन्ह, ये बराबर चिन्ह की दूसरी ओर जाता है तो वह भाग में पहुंचता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये, गुणा वाली संख्या या पद बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ जब जाता है तो वो भाग में पहुंचता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण 4x बराबर 15 लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई, दो पदों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह न लगाओ तो गुणा का चिन्ह होता है। तो 4 और x दोस्तों आपस में क्या है, गुणा के रूप में है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा x बराबर 15, ये लिखा हुआ है। बहुत बारीक सी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों को आती हुई, ये ना सोचना कि इतना बारीक क्यों बता रही है, इसलिए बता रहा है कि एकदम बेसिक से जो पहली बार सीखना चाह रहा हो उसे भी बिल्कुल दिक्कत ना आए समझने में, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। 4x, अब यहाँ x को यहीं रख लेते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं, x को भी ले जा सकते हैं लेकिन x का मान निकल आएगा इससे, इसलिए x को यहीं रखते हैं, बिना x वाले ये 4 है इसको इधर ले जाएंगे। तो x के साथ 4 गुणा में है, और गुणा वाली संख्या का बताया कि बराबर के चिन्ह के उधर जाएगा तो भाग में चला जाता है, भाग मतलब इसके बटे में। तो x बराबर 15 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, 4 इधर गुणा में था, बराबर चिन्ह के इधर ले आएंगे तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 15/4। ठीक दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। 3x बराबर 18 लिखा हुआ है, या 3y ले लीजिए, x y उसकी जगह तो कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3y बराबर 18 लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ 3 और y आपस में गुणा के रूप में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब ये गुणा में है, 3 गुणा y है, ये बराबर 18। y का यहाँ मान निकल आएगा, अगर 3 को इधर भेजा, 3 इधर किस कंडीशन में है, गुणा की कंडीशन में है y के साथ, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग की कंडीशन में जाएगा मतलब 18 के नीचे जाएगा। तो y बराबर क्या हुआ दोस्तों, 18/3। अब यहाँ 18 में 15 में 4 का भाग नहीं जा रहा था इसलिए इसको नहीं काटा था, यहीं छोड़ दिया था। 18 में 3 का भाग जा रहा है इसलिए इसको काट देंगे, 3 छंगे 18, 3 एकम 3, 3 छंगे 18, 6 बार में भाग चला गया, तो y बराबर कितना हो गया, 6। ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला नियम भाग का नियम है। देखिए दोस्तों, अगला नियम है नियम नंबर 4, भाग का नियम है। ये क्या है, भाग वाली कोई संख्या या पद या फिर भाग या बटे में से, बटे में जो होती है उसी को भाग में बोलते हैं ना संख्या, जैसे मान ली x/y लिखा हुआ है तो भाग में इसी को तो बोलेंगे, ये y, x में y का भाग दिया जा रहा है तो y को भाग वाली संख्या बोलते हैं, तो y इसी को बटे की संख्या बोलते हैं y। तो भाग या बटे में से कोई पद या कोई संख्या जब बराबर चिन्ह के दूसरी ओर जाता है तो वह गुणा में पहुंचता है। कैसे, उदाहरण देखिए दोस्तों, मान लीजिए 4/x बराबर 16 लिखा हुआ है, 4/x बराबर 16 लिखा हुआ है, तो बटे में x है दोस्तों, बराबर चिन्ह के इधर भेजना है तो भाग में है, तो इधर किस में जाएगा, गुणा में। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणा x, 16 गुणा x को डायरेक्ट 16x भी लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह हटा सकते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है y/4 बराबर 24, y/4, 4 y के भाग में है दोस्तों, बराबर लिखा हुआ है 24, तो 4 जब बराबर के इधर जाएगा तो भाग से इधर जा रहा है तो भाग से किस में जाता है दोस्तों, गुणा में जाता है। तो y बराबर क्या बचेगा, 24 गुणा ये 4 गुणा में आ जाएगा, बराबर चिन्ह की भाग वाली संख्या बराबर चिन्ह के इधर जाती है तो गुणा में जाती है, तो y बराबर कितना हो गया, 24 चौके 96, 96 हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, तीसरा, ऐसे लिखा हुआ है x/y² बराबर 3y। ठीक, तो ये भाग में कौन सी संख्या है, y² है, ये भाग में कहीं या बटे में कहीं क्या है, y², इधर 3y लिखा हुआ है, तो इसको बराबर चिन्ह के उधर ले जाना है दोस्तों, तो किस में पहुंचेगी, गुणा में। तो x बराबर 3y पहले से लिखा हुआ है, गुणा में क्या पहुंच जाएगा, y²। अब देखिए दोस्तों, एक पद ये है 3y गुणा y², तो एक y ये है, एक y² ये है, तो इनका आपस में गुणा हो रहा है, और गुणा हो रहा है तो आधार में घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो एक y की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा 3, y एक पहले से लिखा हुआ है, एक दूसरा आ गया 2 घात वाला, तो
2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/3। ठीक, यहाँ एक और नियम लग गया कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये तो वो पक्षांतर वाला नियम लगा था कि भाग में से कोई संख्या गुणा जाती है तो बराबर के चिन्ह की दूसरी हो जाती है तो गुणा में पहुंचती है। गुणा में पहुंचने के बाद यहाँ दूसरा एक और नियम लग गया कि आधार समान, ये भी y ये भी y, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ घात 2 थी, यहाँ कोई घात नहीं थी, तो इसका मतलब एक घात थी, तो एक के साथ 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 ये पहले से बाहर संख्या का लिखा हुआ था और y पे घात भी 3 आ गई। ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि ये नियम चारों आपको समझ में आए होंगे। अब इन चारों नियमों को एक साथ एक टेबल बना के समझते हैं, जिससे बार बार पूरे नियम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टेबल को देख के तुरंत समझ में आ जाएगा। वैसे उम्मीद है कि सभी दोस्त इन नियमों को जानते होंगे, बस ये मैंने थोड़े लिखित रूप में दे दिए हैं, जिससे जो भी हमारे साथी बिल्कुल बेसिक से या शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं उनको भी बारीकी से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों आगे, देखिए दोस्तों पक्षांतर के नियम की तालिका। 4 नियम बताए थे, एक जोड़ का, एक घटाना का, एक गुणा का, एक भाग का। तो चारों नियम को बारी बारी से देख लीजिए। या प्लस की कोई संख्या है तो बराबर के इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, या माइनस की है तो, या इधर से इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही माइनस वाली संख्या को इधर से इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। और ये नियम यहाँ फिर से लग रहा है, प्लस की है इधर से इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। गुणा वाली संख्या, जब कोई संख्या ये संख्या को व्यक्त कर रहा है, ये चिन्ह को व्यक्त कर रहा है, जैसे ये संख्या है, प्लस की संख्या बराबर के इधर जाएगी तो माइनस की संख्या बन जाएगी। माइनस की संख्या है बराबर के इधर जाएगी तो प्लस की संख्या बन जाएगी। ये गुणा में कोई संख्या है बराबर के इधर जाएगी तो बट्टे में मतलब भाग में जाएगी। ठीक दोस्तों, भाग में मतलब बट्टे में कोई संख्या है तो बराबर चिन्ह के इधर जाएगी तो गुणा के रूप में जाएगी। ये एरो का निशान ये है कि इधर माइनस की है तो इधर आके प्लस हो जाएगी, इधर प्लस की तो इधर माइनस हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ ये माइनस वाली इधर से इधर जाएगी तो प्लस, प्लस की इधर इधर है तो इधर आएगी तो माइनस। ठीक है दोस्तों, गुणा की भाग में, भाग की गुणा में। एक बार फिर देख लीजिए, प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस वाली प्लस की हो जाती है, गुणा वाली भाग में जाती है, भाग वाली गुणा में जाती है। अगर एरो दोनों तरफ से समझ में ना आ रहा हो तो एक तरफ से मिटा सकते हैं, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। प्लस वाली इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर ये माइनस की है तो माइनस की इधर प्लस की हो जाएगी, अगर गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, भाग में है तो गुणा में चली जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बेसिक नियम समझ में आ गए होंगे। हमारे बहुत सारे साथियों को ये नियम पहले से पता होंगे, और जिनको नहीं पता हैं, जो गणित को एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो वो ये हमारी जो इस यूट्यूब चैनल पर जो बेसिक मैथ के नाम से जो 9 वीडियो, आज ये 9वीं क्लास है और 3-4 क्लास और लगेंगी, तो इनको देख लें, तो इससे आपको गणित को समझने में और सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, आपके घर में या आपके पहचान में कोई कर रहा है, तो उनको भी ये बता सकते हैं। जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास होगी। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।